नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम आज इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि भारत का शेयर बाज़ार पिछले दिनों एक लगातार तेज़ी का माहौल बता रहा है। तो इस तेज़ी के मुख्य कारण क्या हैं? आगे क्या परिस्थितियाँ बनने वाली हैं? तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं और उसके लिए हमने आमंत्रित किया है जाने-माने शेयर मार्केट के और फाइनेंशियल एनालिस्ट और विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज साहब। तो शशांक भाई नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है बात नम- 25 में। तो शशांक भाई, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है? और अभी जो जो बढ़ोतरी हुई है, जो उछाल आया है, उसके मुख्य कारण क्या हैं? और ये क्या इसी तरह से आगे किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी और ये सारे के सारे सूचांक हैं, कैसे जाने वाले हैं? और इसके बेसिक कारण क्या हैं? तो इसके बारे में ज़रा आप समझाएँ। निफ्टी का फेयर वैल्यू 19,400 के आसपास मानी जा रही थी, क्योंकि निफ्टी की ईपीएस 970 रुपये आकी गई थी और उसको अगर हम 20 के मल्टीपल लें तो 19,400 के आसपास बनता है। मार्केट वहां इसलिए नहीं जा पा रहा था क्योंकि मार्केट की पिछली ऊंचाई 18,887 के आसपास थी, तो बार बार वहां जाके वहां से मार्केट वापस गिर रहा था। हुँ, एक बार जब वहां से मार्केट ने नई ऊंचाई बनाई, तब ये 19,400 का जो मार्क था वो प्रशस्त हो गया और हुँ, विदेशी निवेशक बड़े स्तर पे लेवाल हैं, लगातार शेयर खरीद रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के जितने कारक हैं, जीएसटी कलेक्शन हो, जीडीपी ग्रोथ हो, हुँ, कॉर्पोरेट ग्रोथ हो, कंपनियों के परफॉर्मेंस हो, सब अच्छे थे। हाँ, एक आशंका मानसून को लेके थी। तो मानसून ने जब अपनी गति पकड़ी तो मार्केट में सभी चीजें सकारात्मक हो गई और मार्केट अपने फेयर वैल्यू निफ्टी का 19,400 की तरफ बढ़ गया। वहां आने के बाद चूंकि मार्केट में लगातार तेजी बनी थी तो कुछ लाभ लेने की प्रवृत्ति दिखती है, तो इसलिए शुक्रवार को करीब 200 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट देखी गई थी। तो ये एक सामान्य सी गिरावट है जो मार्केट के अनुसार चलती है, लेकिन इन स्तरों पे मार्केट अभी फेयरली प्राइस्ड है और अगला जो मार्केट की चाल है वो निर्भर करेगी कि कॉर्पोरेट के इस तिमाही के परिणाम, ये जून के जो जून तिमाही के जो परिणाम आएंगे वो कैसे जी। आएंगे, उसके बाद मार्केट अपनी अगली दिशा तय करेगा। जी, तो मतलब निफ्टी तो अभी भी 19,331 यानी कि उसके जो आप आंकड़ा बता रहे हैं उसके आसपास ही है। और वो गिरा भी है। मतलब 165 पॉइंट गिरा है। तो 150 पॉइंट का नुकसान हुआ। तो आगे जो आने वाले समय में या कि हम थोड़ा-सा लंबा नज़रिया लें, अगली दिवाली तक, तो क्या मोटा-मोटा क्या अनुमान लगाया जा रहा है? और इसमें विभिन्न क्षेत्र कौन-से हो सकते हैं कि जिसके अंदर बढ़त जारी रहेगी या ये एक सेकुलर किस्म की बढ़ोतरी रहेगी? कोई इसमें आगे आने वाले 1 या 2 क्षेत्र क्या कौन-से रहेंगे? अगर हम क्षेत्र विशेष की बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अच्छी लगती है। हुँ, उसका कारण ये है कि इन कंपनियों के मूल्य बहुत उचित हैं और हुँ, दूसरा कारण ये है कि ये कंपनियां धीरे धीरे अपने आप को परिवर्तित कर रही है। हुँ, हुँ, मात्र पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराने के स्थान पे अब इनको टोटल एनर्जी सॉल्यूशन यानी पूर्ण ऊर्जा समाधान की कंपनियों के रूप में परिवर्तित करने की बात आ रही है, हुँ, जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल है, अदर गैस आधारित उत्पाद हैं। इन सबको अगर देखा जाए तो ये आने वाले दिनों में एक बड़ा वैल्यू क्रिएट करने का माध्यम बनेगी। तो इन हुँ, कंपनियों में निवेश करना चाहिए, गिरावट पे लेना चाहिए और इनमें जो एक बहुत लंबा मंदी का जो समय चला था वो अब जी, समाप्त सा लगता है। धीरे धीरे हुँ, ये कंपनियां ऊपर बढ़ेंगी, तो हुँ, हम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में अपना निवेश कर सकते हैं। और रही बात दिवाली तक के शेयर बाजार की,
तो सामान्यतः दिवाली के समय में आर्थिक गतिविधियां अच्छी रहती है। तो ये माना जा सकता है कि जो कंपनियों का लाभ है वो अच्छा आएगा, उनमें अच्छी विकास दर दिखेगी। इसके आधार पे हम ये मान सकते हैं कि अगर राजनीतिक उथापुथल ज़्यादा नहीं हो, जियोपॉलिटिकल कोई बड़ा विषय नहीं बने, तो बाजार 20,500 के आसपास निफ्टी भी पहुंच सकती 20,500 मतलब आप 1000 पॉइंट, मतलब 1000 है। हाँ, दिवाली पर। दिवाली के आसपास में। लेकिन बाजार ऐसा नहीं होता कि एक तरफा चलता है, बुरी बिल्कुल। बातों के लिए भी बाजार में तैयार रहना पड़ता है। अगर उस दृष्टिकोण से हम नीचे की ओर देखें तो 18,850 का एक निफ्टी का सपोर्ट लेवल है। अगर किसी कारणवश मार्केट में मंदी आई और वो 18,850 के नीचे आया निफ्टी, तब मार्केट में तेजी की संभावना एक बार थोड़ी कम होगी, मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो मार्केट में तो दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन चीजें सामान्य रहें तो मार्केट इस क्वार्टर के रिजल्ट का अंत होते होते मेरे को लगता है कि 20,000 की तरफ बढ़ जाए निफ्टी। जी। तो जैसे ऑयल मार्केटिंग, ये ये जो ये बीच में आ गया, इसको हम बंद करता हूँ। जी। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से आगे हम चले तो उसके बारे में दूसरे, जैसे एक आईटी सेक्टर के बारे में पिछले दिनों कई तरह की उठापटक होती रही है, और बहुत सारे जो तकनीकी परिवर्तन हैं या कि जो युद्ध के कारण, रशिया और यूक्रेन की युद्ध के कारण जो परेशानियां यूरोप में हैं, और यूरोप में तो नई भी समस्याएं फिलहाल आ गई हैं, तो इसमें कुछ ऐसा माना जा रहा था कि भाई ये फेयर वैल्यू से बहुत नीचे इनको जाना है, तो क्या वो अब आईटी जो क्षेत्र की कंपनियां हैं, चाहे मिड साइज की हों या छोटी हों या बड़ी हों, तो उसमें कुछ अब स्टेबिलिटी या बढ़त आने की संभावना आपको लगती है? आईटी सेक्टर काफी समय से अच्छा नहीं कर रहा था। उसका एक प्रमुख कारण था अमेरिका में समस्याएं, जो बाद में यूरोप में फैली। अगर विदेशी राष्ट्रों में मंदी की अवधारणा बनेगी तो आईटी शेयरों पे सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत का आईटी सेक्टर काफी सीमा तक इन मार्केट की या इन अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति पे निर्भर करता है। जी। लेकिन अब चूंकि वहां भी स्थितियां धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, ब्याज दर बढ़ने के कारण जो मंदी की आशंका थी, अब ऐसा लोग मान रहे हैं कि वैसी कोई मंदी आनी नहीं चाहिए, और ब्याज दरें अस्थिर होने की तरफ बढ़ रही हैं। लोगों का ये मानना है कि आने वाले दिन में कम भी होंगी, तो इसके कारण निवेश का वातावरण सुधरेगा, अमेरिकी या यूरोपीय कंपनियों का व्यापार अच्छा होगा, और अगर अच्छा होगा तो भारतीय तकनीकी कंपनियों को भी लाभ होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय तकनीकी कंपनियां कोई बहुत सस्ती नहीं मिल रही। अगर हम मार्केट कैप में देखें तो इनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। ऐसे में उस मार्केट कैप की सर्विसिंग के लिए इनके पास भी अच्छे नंबर्स दिखने चाहिए। अगर वो आंकड़े आते हैं, ये अगर आश्चर्यचकित करती हैं, तब तो इनमें एक अच्छा उछाल देखा जा सकता। नहीं तो एक मूल्य आधारित खरीदारी इनमें दिखेगी, जो मार्केट की तेजी के साथ अ, उनका प्रदर्शन एक सा रहेगा। बहुत अधिक उछाल तो मेरे को तो बड़ी आईटी कंपनियों में नहीं दिखता है। उनके स्थान पे जैसे मैंने कहा कि आप ओएमसी देख सकते हैं, या जहां बहुत अभी वैल्यू है, लेकिन किसी कारण से बाजार में उनके प्रशंसक नहीं थे। अगर उन कंपनियों पे ध्यान दिया जाए और वहां पे एक टर्नओवर और ईपीएस का क्या अनुपात है, मार्केट कैप का क्या अनुपात है, इन चीजों का विश्लेषण करके अगर कंपनियां चुनी जाए तो वो वैसी कंपनियां अच्छा प्रतिफल दे सकती।
जी, तो हम ये बात ये ज़रा यहाँ पे और स्पष्ट कर दें कि ये जो मार्केट की शेयर बाज़ार की परिस्थिति है, उसमें उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि उसमें क्या कारण रहे हैं। तो इसमें अभी हम क्षेत्रों की बात की, अब शशांक भाई से हम कुछ स्पेसिफिक शेयर की भी बात करना चाहेंगे अगर वो कर सकें। लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, कोई भी व्यक्ति उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने सलाहकारों से बात करें, उसके बाद ही करें। तो जैसे बिल्कुल। शशांक भाई अब मैं कोई सर्टिफाइड निवेश सलाहकार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बाजार का जो अनुभव है उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ हुँ, कि मल्टीनेशनल कंपनीज में पैसा लगाना अभी भी अच्छा लगता है। जैसे एक हुँ, कंपनी है गुडईयर, वो टायर हुँ, की कंपनी और सब जानते हैं विश्व की प्रमुख कंपनी है टायर बनाने वाली। हुँ, तो जो टायर कंपनियों में उछाल देखा जा रहा है, उसके हुँ, आधार पे गुडईयर में उतना उछाल नहीं आया, हालांकि अभी साल के सर्वोच्च स्तर पे आया, लेकिन अभी भी अ, आकर्षक लगता है इन भावों पर भी। फिर हुँ, कंसाई नेरोलैक का जो पेंट बनाने वाली कंपनी है, विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में एक है। तो हुँ, हुँ, ऐसी कंपनियों में निवेश अभी किया जाए तो वो अच्छा प्रतिफल दे सकती है। उसके कारण ये भी रहता है कि जो कंपनियां पूरे विश्व में अच्छी होती हैं, हुँ, उनके हुँ, उत्पाद अच्छे होते हैं, उनका व्यवस्थापन या प्रबंधन अच्छा होता है। तो तभी वो पूरे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक पाती है। और विशेषकर अमेरिका या यूरोप जैसे अर्थव्यवस्थाओं में या राष्ट्रों में जहाँ पर मापदंड बहुत कड़े हैं किसी भी बात हुँ, को लेके। अगर वो कंपनियाँ वहाँ अच्छी कर रही हैं तो भारत में भी उनका प्रभुत्व आगे अच्छा होगा। तो मल्टीनेशनल इन बड़ी कंपनियों में थोड़ा बहुत निवेश किया जा सकता, और अभी बहुत आक्रामक निवेश का समय नहीं है। थोड़ा-थोड़ा जब मार्केट में हुँ, हुँ, नीचापन आए, तब थोड़ी-थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन मैं ओएमसी और ये मल्टीनेशनल कंपनियों में धन लगाने का एक सुझाव आपको दे सकता हूँ, लेकिन आपको अपना पूरा गृह कार्य करके ही शेयर खरीदने चाहिए, क्योंकि मैं कोई अधिकृत शेयर बाज़ार विशेषज्ञ नहीं। जी। जो तो मैं ये तो कहता हूँ अपने अनुभव पे कहता हूँ। जी, जी। तो इसमें जो भी कुछ करना चाहें तो अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य बातचीत करें, उसके बाद में कोई निर्णय लें। तो एक शशांक भाई जो भारत में जो आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है बैंकिंग सेक्टर में, कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो पहले हमेशा मरे पड़े रहते थे, स्टेट बैंक की क्या हालत थी, आज वो कहाँ पहुँचा हुआ है। और उसमें भी कई बातें होती रहती है कि वो जो सारे के सारे जो कॉर्पोरेट जो बोरोवर थे, वो पहले ये प्राइवेट बैंकों के पास चले गए थे, वो इनके पास में लौटने लगे हैं, ऐसा सुनने में आया है। और इसमें कुछ बहुत ही बैंक हैं जो कि छोटी कीमत पे अवेलेबल हैं। तो उनमें से कोई आप देखते हैं, समझते हैं कि किसी में कुछ संभावनाएँ हैं? देखिए पीएसयू बैंक में स्टेट बैंक सबसे प्रमुख बैंक है, जी, और आप उसके अंतिम वित्तीय परिणाम देखेंगे तो बहुत ही अच्छे आए थे। और ये 50,000 भी करोड़। कहा, हाँ, और ये कहा गया कि सर्वाधिक लाभ कमाने वाला भारतीय बैंक है वो। हुँ, तो उस दृष्टिकोण से स्टेट बैंक अच्छा लगता है। स्टेट बैंक का की शाखाएँ बहुत अधिक हैं। बैंक के पास उत्पाद अच्छे हैं, सरकार का बहुत सारा काम उससे होता है, और एक जो कार्य संस्कृति थी, जो एक तरह से बाधा मानी जाती थी सरकारी बैंकों के लिए, उसमें हुँ, काफ़ी सुधार हुआ है। अ, अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, बीमा में कर रहे हैं, ऋण देने में बहुत आक्रामक हैं, हुँ, और हुँ, होम लोन, उसको हम गृह ऋण कहते हैं, तथा हुँ, वाहन ऋण में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो स्टेट बैंक एक अच्छा है। वैल्यू के अनुसार अगर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक ये भी अच्छे हैं, क्योंकि इनके मार्केट कैप अभी भी बहुत आकर्षक है। मैं बार-बार अपने निवेशक बंधुओं को कहता हूँ कि आप शेयर के प्राइस से किसी कंपनी को मत आँका कीजिए, उसके बाज़ार पूंजीकरण से उसको आँका कीजिए। हुँ, तो हुँ, उस दृष्टिकोण से कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के बैंकों से इनकी लाभदायकता या व्यापार की तुलना करेंगे, तो ये हुँ, बहुत ही कम मूल्य पे मिल रहे हैं। तो ये 2 शेयरों में आप जमा करने की प्रवृत्ति रख सकते हैं। और आपका कहना सही है, पिछले बैंकों में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो कार्य संस्कृति थी, उसमें बहुत सुधार हो चुका है। इनका
हम लोग ने शायद पिछली बार चर्चा भी की थी एक बार कि पीएसयू बैंक बड़े अच्छे और वहां से काफी अभी बढ़े भी है। अंतिम जो चर्चा हमने ये शेयर बाजार पे की थी उसमें पीएसयू बैंकों पे हमने विस्तृत चर्चा की थी। तो हमारा ये मानना है कि ये क्रम बना रहेगा और आने वाले दिन में पीएसयू बैंक और भी अच्छे होंगे। हाँ, लेकिन तब है कि चूंकि नीचे से काफी बढ़ चुके हैं, तो अगर आप यहाँ खरीदते हैं और किसी कारण से कोई गिरावट आती है तो टेक्निकल चार्ट देके जहाँ इनका सपोर्ट है वहां पे थोड़ा और खरीदने का प्रयास करें और अर्थव्यवस्था की ये गति बनी रही तो ये सब बैंक आने वाले दिन में और भी बहुत अच्छा करें। एक बैंक जो उसके बारे में थोड़ी आपसे पहले भी चर्चा हुई थी कि ये जितने भी 4-5 बैंक हैं, इसमें एक जेके बैंक है जिसने पिछले 1 साल में करीब 90% का रिटर्न दिया है। जो 24 रुपए में कभी हुआ करता था और फिर वो 34-35 हो गया, अभी वो 78-70 के आसपास चल रहा है। और उसमें ये माना जा रहा है, जैसी सूचना कुछ लोगों ने बताई जो इसके बारे में जानते हैं, जो जम्मू और कश्मीर के हैं, कि भई उनको ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, उनकी जो ब्रांचेज़ जो हैं, तो उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? या दूसरे और छोटे बैंक हैं, महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यूको बैंक है जिनकी ₹100 से कम की है, उसमें कई लोगों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि भई ये 100 वाला अगर 200 हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, 50 वाला 100 हो जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। नहीं, इसके वो बारे बात में नहीं है। देखिए, हुँ, किसी भी कोई भी निवेश आप करते हो तो ध्यान ये रहना चाहिए इसमें कितना प्रतिशत रिटर्न आता। अब जी, मैं जी। कोई 3,000 रुपए का शेयर खरीद लूं और उसमें 100 रुपया बढ़े और हाँ, तो 50 रुपए के शेयर में 25 रुपया बढ़े तो 50 का शेयर अच्छा है। तो जी। वो आपका कहना बिल्कुल सही है कि लोगों की रुचि उसमें रहती है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ शेयर प्राइस पे नहीं, मार्केट कैप पे देखिए, बाजार पूंजीकरण पे देखिए और बाजार पूंजीकरण के अनुसार कोई बैंक आकर्षक लगता। हुँ, हालांकि मैं आपको एक बैंक का नाम ले सकता हूँ लेकिन इसको मेरी कोई निवेश सलाहकार जी, की जी, बात जी। नहीं मानी जाए। एक हुँ, बैंक है जो मेरे को अच्छा लगता है, उसका नाम है धनलक्ष्मी बैंक। हुँ, हुँ, उसका मूल्य अभी 18-19 रुपये मूल्य के अनुसार और मार्केट कैप 450 करोड़ से 500 करोड़ के बीच चल रहा है। तो हुँ, इस भाव पे ये बैंक बड़ा अच्छा लगता है हाँ, और आप इसको जमा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कम दाम के शेयरों में, कम मूल्य के शेयरों में अ, दोनों तरफ की चाल बड़ी होती। वो 18 का जी। 15 भी हो जाता और 18 का 25 भी हो जाता। बट ये एक अच्छा यस बैंक के बारे में आपका एक्युमुलेशन है। क्या है? यस बैंक कभी ₹700 हुआ यस करता था। बैंक में अभी टेक्निकल ब्रेकआउट की बात लोग कर रहे हैं, हुँ, लेकिन हुँ, यस हुँ। बैंक कोई सस्ता बैंक नहीं। अगर आप उसकी मार्केट कैप देखेंगे तो 45 से 50,000 करोड़ रुपए के बीच उपलब्ध है। तो जी। बाजार के भावनाओं में बह के 10, 15, हुँ, 20% की चाल आ भी सकती है। हुँ, हुँ, हुँ। अगर आप भावनाओं को महत्व देते हैं और उसके अनुरूप कार्य करना चाहते हैं तो यस बैंक में नहीं, नहीं, चांस ले सकते एक्चुअली उसका भी एक रोल रहता है शेयर मार्केट के मूवमेंट में। लेकिन जो भी हम एक रैशनल एनालिसिस आप जैसे लोग जो कर पाते हैं, उसके हिसाब से बात हैं। मोमेंटम स्टॉक के साथ समस्या ये होती ना कि अगर वो मोमेंटम रुक गया तो करें। फिर काफी समय ले लेता उसमें दोबारा मोमेंटम आने के लिए। जबकि वैल्यू स्टॉक के साथ ये एक विशेषता रहती है कि अगर उसके मूल्य कम होते हैं तो उसकी वैल्यू और बढ़ती है। जैसे अगर 200 रुपये में बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा है और किसी कारणवश मार्केट में कोई बुरी बात है और 180, 160 आ जाए तो वो तो और और अच्छा बेहतर। हो जाए। हाँ, लेकिन जो मोमेंटम स्टॉक होते हैं उसका मोमेंटम फिर बंद हो जाता है तो फिर उसमें वापस किसी की रुचि आए, फिर मार्केट में एक अच्छी अवधारणा बने, अच्छी भावना आए, तब फिर वो चलना प्रारंभ करते हैं। उसमें काफ़ी समय भी लग सकता है। तो तो एक इन जो सब बातों दूसरे को देखते हुए और मैं एक आपसे आकर्षक आंकड़ा शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ कि जी, जी। भारत में अभी भी हुँ, अपने बचत का मात्र 4.5% धन शेयर बाजार में लगता है तो ये और 50% धन अ, हुँ, संपत्ति में लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम भारतीयों में शेयर बाजार के प्रति उतनी रुचि अभी नहीं हो पाई और कितनी रुचि ये बढ़ सकती है, किस सीमा तक बढ़ सकती जी। है। इन सब के आधार पे भारतीय शेयर बाजार का दीर्घ अवधि में भविष्य बहुत अच्छा है और हुँ, काफी फैलाव होगा। हुँ, हुँ। लेकिन लघु अवधि में जो कारण रहते हैं वो अपने अनुसार निश्चित करते हैं। तो उनका ध्यान रखते हुए खरीदते रहना चाहिए। मैंने एक आलेख लिखा था, उसमें लिखा था खरीदिए और गिरे तो और खरीदिए।
तो वही रणनीति पे शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए। मेरा एक अनुमान है कि अगले 10 साल भारतीय शेयर बाजार के लिए सुनहरे हैं, और अभी निवेशक अगर अच्छे तरह विश्लेषण करके अच्छी कंपनियों में पैसा लगाएंगे और अगर ग्रोथ कंपनियों में लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न आने की संभावना है। तो ये जो सेंसेक्स के 1,80,000 पहुंचने की बात कई बार कुछ लोग कहते रहते हैं, तो उसमें कुछ संभावना लगती है? नहीं, देखिए सर, सेंसेक्स या निफ्टी, इनके इनकी बढ़त निर्भर करती है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी है, हमारी जीडीपी कितनी है। और एक सीधा सा आंकड़ा है कि सेंसेक्स या मार्केट कैप मेरे को कहना चाहिए, मार्केट कैप और जीडीपी का 1:1 रेशियो होना चाहिए। तो उस अगर जीडीपी हमारी बढ़ती जाएगी तो शेयर बाजार भी हमारा बढ़ेगा और उसको कोई रोक तो नहीं सकता। 3.7 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, तो हाँ, मार्केट कैप के हिसाब से अभी कुछ पीछे है या आगे चल रहा है, बराबर चल रहा है? अभी अभी लगभग बराबर सा है, और बहुत अद्यतन आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक एकेडमिक बात कह रहा हूँ कि अगर जीडीपी जितनी रहेगी, शेयर बाजार का पूर्ण मूल्यांकन, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 1:1 रेशियो में रहेगा। तो ये भयभीत हमको नहीं होना चाहिए कि शेयर बाजार में कोई बड़ी गिरावट आ जाएगी, आएगी तो फिर वो वापस जीडीपी के वैल्यूएशन की तरफ अपने आप को खींचेगा। तो ये एक तो जो आंकड़ा हो गया। हाँ, अब इसमें क्या कि अगर हमारी जीडीपी बढ़ती गई तो हमारा शेयर मार्केट का आकार बढ़ेगा। अब कंपनी पे आते हैं, जो निफ्टी की 30 कंपनियां हैं, अगर उसकी ग्रोथ 15 से 20% हुई तो हमारे बाजार में 15 से 20% की बढ़त रहेगी। अगर हम सेंसेक्स को बेंचमार्क मान ले जी तो इतना तो होने का है। फिर होता क्या है कि जब आर्थिक स्थितियां अच्छी हो जाती हैं, जैसे अभी यूक्रेन रूस युद्ध था, ब्याज दरों में वृद्धि थी, सर शेयर बाजार के लिए बहुत सी नकारात्मक बातें थी, लेकिन शेयर बाजार ने उन सब की अवहेलना करके उनको उतना महत्व नहीं देके भविष्य की ओर देखा, और पूरे विश्व में शेयर बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई। जी जी। नास्दाक तो शायद 9 वर्षों के उच्च स्तर पे था। इस तरह की बातें देखी गई। तो जब स्थिति अनुकूल होगी तो शेयर बाजार में और आकर्षण बढ़ेगा और धन प्रवाह बढ़ेगा, और भारत चूंकि विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है और यहाँ पे आधारभूत कारक बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप तुलना करें विदेशों में, विदेशी अर्थव्यवस्था में, उनकी तुलना में भारत के आर्थिक कारक बहुत अच्छे हैं, अविश्वसनीय रूप से अच्छे हैं। तो भारत को एक प्रीमियम भी मिलेगा। वैसे में हमें निफ्टी की 20 गुना डिस्काउंटिंग के स्थान पे हो सकता है हम 22-25 गुना डिस्काउंटिंग पे चल जाए। उतना चल जाए तो निफ्टी एक साल में 22-23 हजार भी हो सकता है। फिर मैं राजनीति पे आ जाता हूँ, क्योंकि राजनीति भी भारत के लिए या किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक शर्त है कि मोदी जी को चुनाव जीतना चाहिए। मोदी जी जीते तो शेयर बाजार का भविष्य बहुत ही उज्जवल है आने वाले 10 वर्ष। एक जो सबसे महत्वपूर्ण और जो जिसको कहते हैं कि चर्चित जो ग्रुप रहा है, अडानी साहब का ग्रुप, गौतम अडानी साहब का, उनके जो शेयर हैं, वो जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद में जिस तरह से वो गिरे, देश के कुछ हिस्सों में, कुछ तबकों में जश्न मनाया गया। तो उसकी क्या परिस्थिति अभी तक, कितना रिकूप कर लिया है और आगे क्या परिस्थिति रहेगी? और ये सारे के सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अडानी साहब काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या एक मोटा-मोटा क्या आंकलन है? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि भाई देश का कोई है, वो उसको नुकसान हो जाए तो लोगों के यहाँ जश्न होते हैं। वो एक विशेष विचारधारा है, वो एक अलग तरह का विघ्न संतोषी नशा है। लेकिन वास्तविकता में अगर हम, आपका क्या आंकलन है? पिछली बार भी हमने इस पे चर्चा की थी और हमने कहा था कि अदानी के साथ कुछ गलत होगा नहीं, अदानी समूह के शेयरों के साथ। और आप देखिए वहां से उस समय हम जब चर्चा कर रहे थे तो 1100 अदानी इंटरप्राइजेस का रेट था, भाव था, और अभी 2400 तक चला गया था, 2500 तक।
तो अदानी जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वहां पे विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। अभी एक मैं कहीं सुन रहा था कि 2004 से 14 में इंफ्रास्ट्रक्चर में 1,80,000 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था, और 2014 से अभी तक करीब 18 लाख करोड़ रुपए ये संख्या एक आधारभूत बार संरचना बताएंगे? की। ये संख्या शशांक भाई दोबारा बताएंगे आप? इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, की जो की स्पेंडिंग है। हाँ, 2004 से 10 में 1,80,000 करोड़, और 2014 से अभी तक में 18 लाख करोड़ रुपए का व्यय हुआ है तो इंफ्रास्ट्रक्चर। कितना कितना गुना हो गया शशांक भाई? हाँ, ये शायद भारत सरकार के किसी अधिकारी का ऐसा कहना था, आज कहीं पे कह रहे थे, वो आज ही सुना मैंने, हो सकता है कल ये समाचार पत्रों में आए भी। तो एक तो इंफ्रा में इतना व्यय हो रहा, दूसरे हाइड्रोकार्बन में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, और अदानी हाइड्रोकार्बन के बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं। इन सब को देखते हुए अदानी ग्रुप का जो भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और उनसे अकारण ईर्ष्या करने वाले करते रहे ईर्ष्या, उनका तो कार्य ईर्ष्या करना, चिढ़ना, कुंठा करना। अदानी में कुछ गलत हो, हमने पिछली बार भी कहा था कि आप तथ्यों के साथ बताइए, गलत होगा हम भी बोलेंगे हाँ भाई गलत, लेकिन मात्र एक ब्रोकिंग फर्म के द्वारा कुछ भी उल्टा सीधा कह देने के कारण आप उस पर विश्वास कर लेते हैं, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। बहुत सी भारत में ऐसी संस्थाएं हैं जो ध्यान रखती हैं, देखती हैं, न्यायालय है। ऐसा थोड़ी कि आप कुछ भी गलत करके बच जाओगे। विभिन्न राज्यों में दूसरे दलों की सरकार है, जहां अदानी काम कर रहे हैं, अगर अदानी गलत कर रहे हैं तो आप वहां पकड़िए उनको, किसने रोका आपको? लेकिन मात्र एक विदेशी फर्म के द्वारा उठपटांग आरोप लगाने के बाद आप किसी कंपनी के भाव गिर जाते हैं तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। कंपनी के भाव गिरना एक तरह की हानि है, वो जो कंपनी के प्रवर्तक है उनकी तो हानि है ही है, जो सामान्य जन निवेशक है उनकी भी हानि है। ये मात्र आंकड़े नहीं है कि अदानी 3,000 रुपये से 1,000 हो गया तो क्या हुआ, उसमें लाखों करोड़ रुपए के धन का क्षय हो जाता है। और एक भारतीय के रूप में आपको भारतीयों के धन के क्षय का आनंद या उत्सव मनाना नहीं चाहिए, ये आपकी कुत्सित मानसिकता है। तो इस विषय पे तो हम बड़े दृढ़ हैं कि इस तरह की प्रवृत्ति बहुत ही अनुचित है, और एक जो आने वाले दिन एक अदानी जो के लिए तो हम हाँ, अच्छे ही होने की संभावना है। एक जो महत्वपूर्ण सेक्टर है रियलिटी, जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन का रियलिटी सेक्टर का क्षेत्र है, जो काफ़ी बड़े जो है वो एम्प्लॉयमेंट देता है, और उसमें पिछले दिनों कुछ गति आई है। जो इसकी अग्रणी कंपनियां हैं, चाहे डीएलएफ हो और प्रेस्टीज हो और ओबराय हो और गोदरेज हो और शोभा हो, इन सब में मूवमेंट कुछ हुआ है। तो उसके बारे में आपका क्या मोटा मोटा आकलन? नहीं, रियल एस्टेट की कंपनियों का व्यापार अच्छा चल रहा, जो मूल्य हैं वो बढ़े हैं कंपनियों के शेयरों के, साथ ही रियल एस्टेट में भी मूल्य काफी बढ़े हैं। और जिस प्रकार से भारत में शहरीकरण हो रहा है, और अ, घरों की मांग बढ़ रही है, और जो भाव दिख रहे हैं उसके आधार पर इन कंपनियों का लाभ काफी बढ़ना, और कंपनियां तो तभी अच्छा करती हैं या उनके शेयरों के मूल्य में वृद्धि होती है जब उनका लाभ बढ़ता है। तो ये सब कंपनियां अच्छा करेंगी इसमें। और फिर भी मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा अध्ययन करके, जो कंपनियां कम ब्याज में हैं, जिनके प्रोजेक्ट अच्छे चल रहे हैं, जैसे मेरे को तो 2 कंपनियां अच्छी लगती थी, एक गोदरेज प्रॉपर्टीज, हालांकि वो 11-12 सौ में अच्छी थी, पर अभी भाव उसका 1600 हो गया, लेकिन अगर गिरावट पे मिले तो लेना चाहिए, क्योंकि गोदरेज एक सक्षम प्रमोटर है, किसी भी परिस्थिति में अपनी कंपनी को संभालने का आर्थिक संसाधन उनके पास है। जी। और एक श्रीराम प्रॉपर्टी है, जो श्रीराम ग्रुप की है, अभी 64-65 के आसपास है। इसमें भी निवेश आप कर सकते हैं, मेरा कोई निवेश करने का आपको आग्रह मात्र है, ये नहीं है कि आप मेरे बोलने पे करें, आप अपना पूरा देख लें। मेरे को तो अच्छी लगती है, अगर आपको लगे अच्छी तो आप भी खरीदें ये 2 कंपनी। डीएलएफ के बारे में आपका क्या अनुमान है, आकलन है? डीएलएफ
एक बड़ी कंपनी है, अपने क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है। हालांकि नीचे से उसके भाव काफी ऊपर आए हैं, लेकिन बाजार में एक अवधारणा ये है कि इसके दाम और बढ़ेंगे। उस आधार पे बढ़ते भी हैं, क्योंकि बाजार में कभी कभी कुछ अवधारणाएं बड़ी शक्तिशाली हो जाती है। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, टाटा मोटर में ऐसा ही हुआ। लोगों ने कहा बढ़ेंगे बढ़ेंगे, अच्छा कर रही और देखिए धीरे धीरे कहाँ पहुंच गया। ऐसे ही आदित्य बिरला कैपिटल में भी लोगों ने कहा कि अच्छा है, धीरे बढ़ेगा, तो धीरे धीरे काफी बढ़ गया। तो कभी कभी कुछ शक्तिशाली अवधारणाएं भी किसी कंपनी के शेयर के मूल्य को बढ़ा देती है। उस दृष्टिकोण से तो डीएलएफ में अवधारणाएं अच्छी लग रही हैं। जी, जी, जी। तो शशांक भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप पधारे बात 25 पे एक बार फिर, और शेयर मार्केट की गतिविधियों और पिछले दिनों क्या चाल रही और आगे क्या संभावनाएँ, कुछ मुख्य जो क्षेत्र हैं उनकी रहेंगी, तो उस पे आपने अपना आकलन साझा किया। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और फिर हम इसी तरह के किसी विषय के लिए। यस सर। हाँ। मैं इतना ही कहूंगा कि ये सारी जो बातें हमने की, ये हुँ। व्यक्तिगत मेरा विश्लेषण है। और कुछ कंपनियों में मेरा भी निवेश हो सकता है इनमें, या मेरे जो ग्राहक है उनका निवेश हो सकता है। लेकिन कोई भी निवेशक अगर इन कंपनियों में निवेश करना चाहे, तो अपना पूरा गृह कार्य करके करे या किसी वित्तीय विशेषज्ञ से परामर्श लेके। जी, 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 बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हम आपके पास फिर लौटेंगे इसी तरह की और संबंधित क्षेत्रों की और विषयों की चर्चा करने के लिए। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद शशांक भाई। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद ये कार्यक्रम देखने के लिए, और शेयर मार्केट की पिछले दिनों चाल रही है, उसके क्या कारण रहे हैं, आगे परिस्थितियाँ क्या रहेंगी, इसके बारे में बातचीत कर रहे थे जाने-माने वित्तीय विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज के साथ में। और उन्होंने कुछ अपने जो राय है उसको साझा किया। तो ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप किसी भी इनमें या किसी और में करना चाहें तो आप निश्चय ही खुद आकलन करें, और खुद अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें। तो धन्यवाद, नमस्कार। ये कार्यक्रम देखने के लिए हम आपके पास फिर लौटेंगे बात 25 की एक नई बात। धन्यवाद।